जय सियाराम प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली सियाराम ई लर्निंग में। तो आज हम लोग पीछे वाले क्लास जो हम लोग आधे आधे अधूरे पे छोड़े थे उसी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग पिछले क्लास में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल की विचारधाराएँ। इसमें से मुख्य रूप से, क्योंकि पिछले क्लास में काफ़ी बात हो चुकी है इसलिए हम थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। इसमें से मुख्य रूप से आपको बताया गया है कि मानव भूगोल में मुख्य रूप से ये 4 विचारधाराएँ प्रचलित है, जिसमें सबसे पहले है नियतिवाद, यानी जिसको आप लोग इन्वायरमेंटलिज्म यानी पर्यावरणवाद भी बोलते हैं, या डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद भी बोलते हैं, या निश्चयवाद भी बोलते हैं। उसके बाद आपका पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद, उसके बाद नियो डिटर्मिनिज्म नवनियतिवाद, उसके बाद प्रोबेबिलिज्म यानी संभाव्यवाद या संभाव्यतावाद, जिसमें से हम लोग नियतिवाद यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म यानी कि इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में पहले से बात कर चुके हैं। अब इन्वायरमेंटलिज्म में क्या बताया गया आपको कि ये इसको वो लोग समर्थन करते थे जो लोग ये मानते थे कि मानव और पर्यावरण ही अधिक शक्तिशाली तत्व है और पर्यावरण ही मानव की विभिन्न क्रियाविधियों को नियंत्रित या कंट्रोल करता है। अर्थात मानव और पर्यावरण ही श्रेष्ठ है। तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के बारे में हम लोगों ने बात की, जिसमें प्रमुख रूप से फ्रेडरिक रेटजेल, जिनको मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, उनके बारे में बात की। और उसके साथ साथ और भी कई महान विद्वान जैसे स्ट्रैबो हुए, बॉडिन हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए, हम्बोल्ट हुए, तीनों क्या बताया कि किस प्रकार से पर्यावरण मानव को नियंत्रित करता है, या किस तरीके से अलग अलग क्लाइमेट का, अलग अलग जलवायु का, या अलग अलग जगह के पर्यावरण का मानव पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इन्होंने यही बताया कि पर्यावरण ही मानव के कह सकते हैं मानसिक विकास को, या मानव के शारीरिक विकास को, या मानव की क्षमता को ये कौन निर्धारित करता है? पर्यावरण। जहाँ पर जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ पर उस तरीके से उस स्थान पर रहने वाले मानव का विकास होगा, उसका मानसिक विकास भी उसी रूप में होगा, शारीरिक विकास भी उसी रूप में होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं गर्म क्षेत्रों में जो होते हैं मानव वो काले होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में जैसे जैसे आप बढ़ते हैं गोरे होते हैं। तो ये सब सारी बातें हो चुकी हैं। तो आज हम मुख्य रूप से आगे चर्चा करेंगे इन्वायरमेंटलिज्म या नियतिवाद के बाद जो आपका अगली विचारधारा है जिसको हम लोग बोलते हैं संभववाद। इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। संभववाद या जिसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। इसके बारे में पिछले क्लास में बात हुई थी, लेकिन इसी को हम थोड़ा सा आगे इन्हीं के बारे में चर्चा करते हुए फिर हम लोग आगे की क्लास में बढ़ते हैं। तो संभववाद में मुख्यतः जैसा कि पिछली क्लास में आप लोग जाने नियतिवाद में पर्यावरण को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर संभववादी जो विचारक थे या संभववादी जो जियोग्राफर थे जो इस विचारधारा का पालन करते थे, वह यह मानते थे कि मानव ही कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। मानव जैसे चाहे या अपनी इच्छानुसार पर्यावरण का इस्तेमाल करता है। जिस पर्यावरण में या जिस प्रकृति में या जिस नेचर में मानव रहता है उसको वह अपनी इच्छानुसार उसको अपने में ढाल लेता है, और पर्यावरण से अपनी इच्छानुसार जो भी रिसोर्सेस या संसाधन मौजूद हैं वह पर्यावरण का अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि मानव और पर्यावरण में मानव ही श्रेष्ठ है। पर्यावरण का मानव पर कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि मानव पर्यावरण को नियंत्रित करता है और मानव जैसे चाहे वैसे प्रकृति का या नेचर का उपयोग करता है। इसमें भी अलग अलग विद्वान थे, जिसमें से संभववाद को, जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े कि नियतिवाद को जो मानने वाले विचारक थे वो ज़्यादातर कहाँ से थे? जर्मनी से। लेकिन संभववादी जो विचारक थे ये ज़्यादातर कहाँ से थे? फ्रांस से। यानी जितने भी फ्रांसीसी विचारक थे ज्योग्राफी के क्षेत्र में या भूगोल के क्षेत्र में, जितने भी फ्रांसीसी विचारक थे वो कैसे थे? संभववादी। सभी को नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर जो संभववादी विचारक थे वो कैसे थे? फ्रांसीसी विचारक। और फ्रांस के ही एक सबसे पहले जो विचारक थे जिन्होंने संभववाद विचार को कह सकते हैं संभववाद विचार का जन्म किया, या जिन्होंने सबसे पहले संभववाद विचार को माना, वो कौन थे? फेब्रे जो थे वो संभववादी विचारक के प्रवर्तक थे। सबसे पहले फेब्रे ने संभववाद विचार को जन्म दिया, और उसके बाद उन्हीं को बातों को ध्यान में रखते हुए आगे और भी कई फ्रांसीसी विचारक हुए, जैसे विडाल डी ला ब्लाश हैं, जीन ब्रून्स हैं,
किरचॉफ हैं, गोल्डन विजर हैं, आर स्मिथ हैं, जॉर्ज टाथम हैं, ये सब क्या हैं, संभववादी विचारक हैं। इन सभी का यही मानना है कि मानव और प्रकृति में या मानव और नेचर में मानव ही सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाता है और मानव अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति का या फिर नेचर का इस्तेमाल करता है। तो इसको अगर हम आगे देखें, देखेंगे संभववाद के बाद फिर आपका नेक्स्ट जो कह सकते हैं कि कंसेप्ट आता है या जो नेक्स्ट डिटर्मिनिज्म का। अब जैसे कि जब ज़्यादा बहस या ज़्यादा आलोचनाएं होने लगी इन दोनों के बीच में कि भाई संभववाद क्या है, नवनियतिवाद क्या है, या फिर नियतिवाद क्या है, प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोई किसी की बात तो सुनता नहीं, मानो कि ये प्रकृति है, जैसा कि आप लोग भी हैं ना, किसी का भी कुछ भी करेंगे तो आप लोग तो सुनने वाले हैं नहीं। वैसे ही भाई पहले से मानव रहे हैं या पहले से विचारक भी रहे हैं, जियोग्राफर भी रहे हैं, तो कोई नियतिवाद को और कोई संभववाद को मानने वाला। तो फिर क्या होता है कि बीच का रास्ता निकलता है। तो जब ये देखा गया है कि पूर्ण रूप से हम ये भी नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से प्रकृति का मानव पर नियंत्रण है, और हम पूर्ण रूप से ये भी नहीं कह सकते कि मानव ही पर्यावरण को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि जब मानव ज़्यादा हस्तक्षेप प्रकृति में करता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में, और भी बहुत सारी समस्याएं आपको आती हैं जब आप प्रकृति से या नेचर से ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। तो फिर बीच का एक इसी में इन्हीं दोनों के बहस में बीच की एक विचारधारा का जन्म हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म या नवनियतिवाद। नियो डिटर्मिनिज्म या नवनियतिवाद, जिसे प्रस्तुत करने वाले या जिसके बारे में बताने वाले जो सबसे पहले विचारक थे वो कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। नवनियतिवाद को या नियो डिटर्मिनिज्म को ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ विचारधारा से भी इसको संबोधित किया, अर्थात नियो डिटर्मिनिज्म को रुको और जाओ विचारधारा या कंसेप्ट के रूप में भी जाना जाता है, स्टॉप एंड गो। इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को समझाने के लिए ट्रैफिक पुलिस से यानी पर्यावरण का ट्रैफिक पुलिस से तुलना किया। जैसे कि आप लोग जाते हैं ट्रैफिक पुलिस, जब रास्ते में जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, जब ट्रैफिक पुलिस कहता है रुक जाओ भाई अभी जाने लायक नहीं है, उधर से गाड़ी आ रही तो आप लोग रुक जाते हैं, और जब फिर वो हाथ देता है तो फिर आप लोग चले जाते हैं। तो ऐसे इन्होंने भी बताने का एक प्रयास किया भी नेचर भी उसी तरीके से काम करता है, प्रकृति भी। जब तक नेचर अलाउ करे तब तक आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका यूज कीजिए, उसके रिसोर्स का आप जिस सीमा तक हो सकता है उतना उपयोग करिए, लेकिन जब नेचर कहे रुक जाइए भाई अब नहीं करना है तब आप रुक जाइए। अर्थात पूर्ण रूप से आप प्रकृति पर मनमानी नहीं कर सकते और प्रकृति भी पूर्ण रूप से मानव पर मनमानी नहीं कर सकती। तो इसलिए इसको हम लोग रुको और जाओ डिटर्मिनिज्म या नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, जो नाम किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर के अलावा जो आपने नियतिवाद के एक समर्थक थे हंटिंगटन, अभी आप लोगों ने उनका नाम उसमें लिखा होगा। तो हंटिंगटन भी बाद में, पहले वो नियतिवाद के समर्थक थे लेकिन बाद में फिर उनके भी विचारों में यह देखने को मिलता है कि वो भी ये मानते हैं कि ठीक है मानव का भी हस्तक्षेप प्रकृति में हो सकता है। अर्थात हंटिंगटन को भी हम लोग नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत रह सकते हैं। तो जो प्रमुख है समर्थक थे इसके वो ग्रिफिथ टेलर और हंटिंगटन के रूप में ही जाने जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं संभाव्यता या प्रोबेबिलिज्म। संभाव्यता या प्रोबेबिलिज्म, इसमें क्या है कि किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं माना जाता। इसमें यह नहीं बताया गया है कि मानव ही निश्चित तौर पर पर्यावरण को प्रभावित करता है या प्रकृति में जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो फिक्स है। इसमें सब में संभावना देखी जाती है। संभावना यानी कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मानव भी पर्यावरण को कह सकते हैं प्रभावित कर सकता है, और पर्यावरण भी यानी प्रकृति भी मानव को प्रभावित कर सकती है। हर चीज़ की संभावना है। तो इसमें यह बताया गया कि भाई संभववाद को मानने से अच्छा है कि आप संभाव्यतावाद या प्रोबेबिलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करिए या प्रोबेबिलिज्म को ज़्यादा मानिए। इसको जो कह सकते हैं कि इसके मुख्य जो समर्थक थे वो थे J.H. स्पिट। इन्होंने एक पुस्तक अपनी लिखी थी द कंपास ऑफ जियोग्राफी। इसी पुस्तक में इन्होंने इस संभाव्यतावाद या प्रोबेबिलिज्म के बारे में चर्चा किया है। कौन थे ये भाई? स्पिट महोदय। तो आप कम से कम ये 2-3 चीज़ें हर विचारधाराओं के बारे में याद रखेंगे कि संभववादी विचारक कौन कौन से,
नवनियतिवादी विचारक कौन कौन से थे, या फिर कह सकते हैं नियतिवादी विचारक या डिटर्मिनिज्म को मानने वाले कौन कौन से थे, प्रोबेबिलिज्म को मानने वाले कौन कौन से थे, या कौन है, किसने इसका शुरुआत किया, या किसने इसको कह सकते हैं किसने इसको प्रकाश पे लाया, या किसने इसका जन्म किया। तो ये 4 प्रमुख कंसेप्ट हैं। तो कंसेप्ट में अभी हम इन विचारों को इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी आगे आप लोगों को फिर से इसको पढ़ना है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे मानव और पर्यावरण संबंध, रिलेशन बिटवीन, आपका नेक्स्ट यूनिट में चैप्टर है रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। तो वहाँ पर हम लोग डिटेल वाइज एक एक जियोग्राफर के बारे में, ग्रिफिथ टेलर जैसे हैं तो ग्रिफिथ टेलर ने क्या क्या बातें की, और उसके बाद संभववाद में जो अलग अलग विचारक हैं उन्होंने क्या क्या किया, फेब्रे ने क्या किया, विडाल डी ला ब्लास ने क्या कहा पर्यावरण के बारे में या मानव के बारे में, उनके संबंधों के बारे में, इसके बारे में डिटेल से हम लोग नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तभी तो कंसेप्ट के रूप में आपको इतना ही जानना है, या सिद्धांत यानी मानव भूगोल के सिद्धांत के रूप में आपको बस इतना ही लिखना है कि क्या है संभववादी कंसेप्ट, क्या है और नियतिवादी कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद नवनियतिवादी कंसेप्ट क्या है। तो मिलते हैं आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि आज ये आपका क्लास जो पिछली क्लास में छूटा हुआ था ये कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद करते हैं ये पहला यूनिट आपका लगभग ख़त्म हो गया है, एक आध यूनिट और है, शुरुआत से आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमको सूचित करिए, तो उस टॉपिक को हम लोग दोबारा से एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तक की क्लास जो चली है वो भी इंट्रोडक्टरी क्लास ही चली है, या फिर कह सकते हैं परिचयात्मक क्लास ही है, परिचय ही आपका कराया गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके होंगे मानव भूगोल में, क्या आपको पढ़ना है, वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास से चर्चा शुरू होगी, या नेक्स्ट क्लास से आप लोग उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं पिछले क्लासों को, तो वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास से आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, या फिर असाइनमेंट के लिए, या आगे